इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 12 बजे हैं, घुप अंधेरा और ऐसी खामोशी जो आपकी हड्डियों तक में ठंडक पैदा कर दे। मेरे हाथ में जो केस फाइल है ना, द थर्ड फ्लोर लाइब्रेरी, बस इसका नाम सुनते ही मुझे आज भी पसीना आ जाता है। एक पुराने कॉलेज कैंपस के तीसरे फ्लोर पर एक भारी सड़ता हुआ दरवाजा, जिसके उस पार से ना अजीब सी डैम्प एयर और पुरानी किताबों की बदबू आती है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने लिटरली मेरी रातों की नींद छीन ली है। उस मौत जैसी शांति में खड़े होकर जब आप उस दरवाजे को घूर रहे होते हैं, तभी अचानक बीप 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 सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजती है। और सच बताऊं, ये किसी नॉर्मल मशीन की आवाज नहीं थी। मेरे कांपते हाथों में पकड़े ईएमएफ मीटर की टिक टिक थी ये। कांटे लगातार ऊपर भाग रहे थे, स्पाइक्स दिखा रहे थे। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ, उस लॉक डोर के पीछे जो डर छिपा है वो कोई वहम या इल्यूजन नहीं है, एक सॉलिड डार्क एनर्जी है जो हमारा इंतजार कर रही थी। और उस लगातार टिक टिक के बीच ना, उस घुप अंधेरे से एक ऐसी कांपती हुई बर्फ जैसी ठंडी फुसफुसाहट मेरे कानों में आई जिसने रगों में खून जमा दिया। मुझे यहां बांध दिया गया। कसम से इस एक आवाज ने मेरी इस पूरी छानबीन को बिल्कुल एक नए और भी खौफनाक रास्ते पर डाल दिया। क्योंकि वो जो कोई भी अनजान शक्ति थी, वो सिर्फ हमें डरा नहीं रही थी, वो अंधेरे में बिलख बिलख कर अपना दुख बयां कर रही थी। वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अब आप सोचिए, उस लाइब्रेरी के बाहर कोई डेंजर या कीप आउट का बोर्ड नहीं लगा था, लेकिन कैंपस में एक अनकहे डर का नियम था। रूल बड़ा सिंपल था, तीसरे फ्लोर की लाइब्रेरी के आसपास भी नहीं भटकना है। दिन के उजाले में भी वहां जाना स्ट्रिक्टली मना था, और रात में तो भाई वहां जाने का सोचना भी सीधा मौत को दावत देना था। ये कोई रूल बुक में नहीं था, बल्कि एक इनहेरिटेड फियर था जो सीनियर्स चुपचाप अपने जूनियर्स को पास ऑन कर देते थे। लेकिन देखिए, डर के साए में छिपकर बैठने से सच थोड़ी ना बदल जाता है। यहीं पर एंट्री होती है अभय की। एक स्टूडेंट जिसके दादाजी गांव के एक बहुत अनुभवी तांत्रिक रह चुके थे, तो सुपरनैचुरल चीजों का एक्सपोजर उसको बचपन से था। उसने एक बात समझ ली थी कि आंखें बंद कर लेने से भूत गायब नहीं होते, और उसकी इस क्लियर थिंकिंग और हिम्मत ने ही इस पूरी कोवर्ट इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया। वहीं से असली सच सामने आना शुरू हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और प्रिंसिपल से बात की गई, तो एक ऐसी ग्रिम हिस्ट्री निकल कर आई जिसने हमारे होश उड़ा दिए। करीब 12 साल पहले का इंसिडेंट है। शेखर नाम का एक स्टाफ मेंबर नाइट शिफ्ट पर था। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई अंधेरे से उसे घोर रहा है, उस पर नजर रखे हुए है। अगली सुबह पता है क्या हुआ? वो लाइब्रेरी में बेहोश मिला। उसकी आंखें डर से फटी रह गई थी, बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, और ठीक उसी दिन के बाद से वो तीसरी मंजिल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। ऐसे केसेस में ना आप खाली हाथ नहीं जा सकते, तो हमने बुलाया डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता और उनकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम को। हमारा आर्सेनल बिल्कुल तैयार था। ईएमएफ मीटर ताकि सुपरनैचुरल एनर्जी स्पाइक्स पकड़ सकें, थर्मल सेंसर्स जो उन अग्रेसिव कोल्ड स्पॉट्स को ट्रैक कर सकें, डिजिटल रिकॉर्डर्स उन आवाज़ों के लिए जो आम कान नहीं सुन सकते, पिच ब्लैक अंधेरे में देखने के लिए नाइट कैमराज, और हाँ, सबसे ज़रूरी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए नमक और मोमबत्तियाँ। ये सारी तैयारी देखकर ही लग रहा था कि हम किसी बहुत खतरनाक एंटिटी का सामना करने वाले हैं। तो नाइट 1, पहली रात, जैसे ही हमने उस भारी धूल भरी लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला, ओ माय गॉड, वो फीलिंग मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। वहाँ की हवा इतनी भारी और सड़ी हुई थी कि सांस तक नहीं ली जा रही थी। एक अजीब सा क्रीपिंग ड्रेड था। ऐसा लग रहा था जैसे उस फर्श के ठीक नीचे किसी बहुत ही खौफनाक सच को बरसों से दफना कर रखा गया है, और वो हमें देख रहा है। हम अभी वहां सेटअप कर ही रहे थे कि अचानक ट्यूब लाइट्स बिल्कुल झपकी लेकर कंप्लीटली डेड हो गईं। चलो, वो तो पुरानी थी, पर सबसे डरावनी बात तब हुई जब हमारी हैवी ड्यूटी फ्लैशलाइट्स, जो ठीक दरवाजे के बाहर परफेक्टली काम कर रही थी, अंदर आते ही पूरी तरह बंद पड़ गईं। वो बिल्कुल जीरो हो गई। उस एंटिटी को, उस डार्कनेस को रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उस पिच ब्लैक कमरे में अब हम पूरी तरह से अकेले थे और शिकार थे। अब आते हैं नाइट 2 पर। अगर आपको लगता है पहली रात बुरी थी, तो दूसरी रात का आलम तो मेरे रोंगे खड़े कर देता है। टेंशन इतनी थी कि आप चाकू से काट सको। इस बार वो एंटिटी सिर्फ वहां मौजूद नहीं थी, वो अग्रेसिव हो रही थी। उस खूब अंधेरे में शेल्फ से अपने आप भारी भारी किताबें उड़ उड़कर हमारे आसपास गिरने लगी। पहले एक, फिर दूसरी, थड़ाड़ थड़ाड़।
जैसे कोई गुस्से में पागल हो चुका हो और चीख कर हमें वहां से निकलने को कह रहा हो। और फिर एक ऐसी चीज हुई जिसने हमारी बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। 0%। 0। टीम के एक मेंबर का फोन फुल चार्ज था और ठीक हमारे सामने प्रैक्टिकली मिनट्स के अंदर सबके फोन्स और इक्विपमेंट्स की बैटरी सीधा शून्य पर आ गिरी। वो एंटिटी सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को नहीं फेंक रही थी, वो उस पूरे कमरे की एनर्जी को लीच कर रही थी। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो हमारी ही ऊर्जा निचोड़ रही थी। उसी पिच ब्लैक साइलेंस में हमारे डिजिटल रिकॉर्डर पर ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हुईं जिसे सुनकर मेरा खून आज भी जम जाता है। एकदम फ्रीजिंग, इनऑडिबल विस्पर्स, ऐसे अस्पष्ट शब्द जो किसी जिंदा इंसान के तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इसने हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का पूरा एंगल क्लियर कर दिया। वो शक्ति सिर्फ वहां पेसिंग नहीं कर रही थी या गुस्से में नहीं थी, वो एक्टिवली हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर आई नाइट 3, तीसरी रात। ये इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का क्लाइमैक्स था, सबसे भयानक मोड़। इस बार जब हम हेवी गियर के साथ तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी हां, बिना हाथ लगाए वो भारी सा दरवाजा अपने आप पूरा खुला पड़ा था, जैसे अंदर का अंधेरा, अंदर बैठा खौफ बेसब्री से हमारा ही इंतजार कर रहा हो। वो बुलावा था और हमें अंदर जाना था। अंदर जाते ही जो फिजिकल और सुपरनैचुरल रिएक्शंस हमने देखे ना, वो मैं अपनी पूरी डिटेक्टिव लाइफ में नहीं भूल सकता। वो एंटिटी पूरी तरह से जग चुकी थी। लाइब्रेरी के फर्नीचर और टेबल्स बुरी तरह बिखरे पड़े थे। एक आक्रामक बर्फीली हवा का झोंका लगातार हमसे टकरा रहा था, जिससे जिस्म में कपकपी छूट गई। और हमारा ईएमएफ मीटर, वो लगातार मैक्सिमम पर बीप्स दे रहा था। डेंजर लेवल बिल्कुल रेड लाइन कर चुका था। वो स्पिरिट एक्सट्रीम हाइपर एक्टिव थी और वो हमारे ठीक सामने थी। पर यह टेरर सिर्फ उस लाइब्रेरी तक रुकता तो भी ठीक था। तब हुआ सबसे बड़ा नाइटमेयर। ये हॉन्टिंग उन लाइब्रेरी की भारी दीवारों को तोड़कर पूरे कैंपस में लीक हो गई। सोचो, पहले एम्प्टी क्लासरूम्स में अजीब शैडोई फिगर्स दिखने लगे, फिर बंद वॉशरूम्स में अनदेखे कदमों की गूंज आने लगी, और सबसे डरा देने वाली बात, रात को पूरे कॉलेज ग्राउंड्स में दूर तक किसी लड़की के सिसकने और रोने की आवाज सुनाई देने लगी। डर अब आग की तरफ फैल चुका था और एडमिनिस्ट्रेशन तक में पैनिक था। जब हालात पूरी तरह हाथ से निकल गए और हमारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी जवाब दे गए तो एक आखिरी रास्ता बचा था। हमने सत्यदेव बाबा को अप्रोच किया। ये कोई आम इंसान नहीं थे, एक बेहद सीजन्ड तांत्रिक थे जिन्हें इस स्पिरिचुअल वायलेंस को डिकोड करने के लिए बुलाया गया। उनके आते ही उनकी आंखों ने उस सड़ी हुई मौत जैसी हवा को तुरंत पढ़ लिया। एक ऐसी गहराई थी उनकी आंखों में जैसे उन्होंने ऐसी कई खौफनाक चीजें पहले भी देखी हों। लेकिन लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़े होकर बाबा ने जो कहा, उसने मेरे दिमाग को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने घुप अंधेरे में देखा और बोले, वो आत्मा डरी हुई नहीं है, वो बेहद गुस्से में है। इस एक सिंगल स्टेटमेंट ने हमारे देखने का नजरिया ही बदल दिया। हम तो इसे एक रेगुलर गोस्ट हंट समझ रहे थे, पर यह एक ऐसी आत्मा थी जो इंसाफ मांग रही थी। वो डर नहीं, किसी घोर अन्याय का गुस्सा था। और तब जाकर डिजिटल रिकॉर्डर के उन विस्पर्स और उस छानबीन से वो घिनौना सच सामने आया जो उस लाइब्रेरी की दीवारों में दफन था। जानते हैं क्या था वो सच? कॉलेज के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जिसे बड़े आराम से सुसाइड का लेबल दे चुके थे, वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। एक फीमेल लाइब्रेरियन ने एक सीनियर प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी, जिसका अंजाम उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। उस प्रोफेसर ने उसका मर्डर किया और उसे आत्महत्या दिखाकर केस हमेशा के लिए बंद कर दिया। 20 साल, ये कोई छोटा वक्त नहीं होता। 20 साल का डर, 20 साल का पेन और सबसे बड़ा, 20 साल से रुके हुए इंसाफ की चीख थी उस तीसरे फ्लोर पर। वो लाइब्रेरी कोई शैतान का घर नहीं था, वो एक तड़पती हुई आत्मा की जेल बन चुकी थी। वो सारा वायलेंस, एनर्जी ड्रेन होना, वो एग्रेसिव ईएमएफ स्पाइक्स, वो सिर्फ सिम्टम्स थे एक मॉन्स्ट्रस अनरिजॉल्व्ड क्राइम के। उसे मौत की शांति चाहिए थी जो उसे आज तक नहीं मिली। उस तड़पती रूह को आजाद करने के लिए रात के ठीक 2:30 बजे एक बेहद टेंस रिचुअल परफॉर्म किया गया। पूरी लाइब्रेरी के फर्श पर नमक से प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज ड्रॉ की गईं। कमरे के ठीक सेंटर में एक हवन कुंड जलाया गया और उस आधी रात के सन्नाटे में फाइनली उस लाइब्रेरियन का असली नाम पुकारा गया। नए कपड़े और पानी ऑफर किए गए और जैसे ही रिचुअल पूरा हुआ ना, एकदम से वो जगह शांत हो गई। वो ईएमएफ मीटर जो पिछले कई दिनों से पागलों की तरह बीप कर रहा था, वो हमेशा के लिए साइलेंट हो गया। ये केस फाइल तो यहीं क्लोज हो गई, लेकिन इसने मेरे अंदर डर का एक नया बीज बो दिया है। जरा सोचिए, हम रोज कितनी ऐसी नई पुरानी बिल्डिंग्स और कितने ही कॉरिडोर से गुजरते हैं।
क्या पता ऐसे और कितने बंद दरवाजे हैं जिनके अंदर किसी पुराने भुलाए जा चुके इनजस्टिस का खौफनाक राज दबा पड़ा हो, वो डर जो सिर्फ रोशनी आने का इंतजार कर रहा हो। आप अगली बार किसी लॉक डोर के पास से गुजरेंगे तो क्या एक पल के लिए आपके कदम नहीं रुकेंगे?